नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 27 न्यूज और मैं हूं आपके साथ आर्या चतुर्वेदी। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। प्रधानमंत्री मोदी की भूटान यात्रा स्थगित कर दी गई है। खराब मौसम के कारण इस यात्रा को स्थगित किया गया है। आपको बता दें कि पड़ोसी प्रथम नीति के तहत ये यात्रा की जानी थी, लेकिन खराब मौसम के कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भूटान यात्रा को स्थगित कर दिया गया है। मौसम सही न होने के कारण ये बड़ा कदम उठाया गया है और इस यात्रा को स्थगित कर दिया गया है। पड़ोसी प्रथम नीति के तहत ये यात्रा बेहद खास मानी जा रही थी। लोकसभा चुनाव से पहले ये यात्रा काफी अहम और खास मानी जा रही थी, लेकिन मौसम ने साथ नहीं दिया और खराब मौसम के चलते इस यात्रा को स्थगित करना पड़ा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भूटान यात्रा को स्थगित कर दिया गया है। इस वक्त की बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता पंकज बानखेड़े हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पंकज, भूटान यात्रा को काफी अहम माना जा रहा था, लेकिन अब इस यात्रा को स्थगित कर दिया गया। क्या कुछ वजह रही इस यात्रा के स्थगन के पीछे? पंकज, देखिए 2 दिवसीय विदेश दौरा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भूटान जाने वाले थे आज और 21 और 22 तारीख आज और कल 2 दिवसीय दौरा था भूटान का। लेकिन कल अचानक देर शाम जो आईएमडी की रिपोर्ट और मौसम इसकी वजह से इस यात्रा को रोका गया है कि लगातार जो मौसम है वो भूटान के आसपास खराब है, जिसकी वजह से उड़ान को लेकर समस्या बन सकती है। जिस वजह से इस यात्रा को पोस्टपोन किया। आने वाली 1 तारीख बहुत जल्द जारी कर सकता है विदेश मंत्रालय। लेकिन अभी फिलहाल जो विदेश दौरा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, उसको कैंसिल कर दिया गया है। बिल्कुल पंकज, लेकिन यहाँ पर यह भी सवाल उठ रहा है कि जिस हिसाब से पड़ोसी प्रथम नीति के तहत ये यात्रा होने वाली थी, जो बेहद खास और अहम मानी जा रही थी, क्या मौसम जैसे सही होता है ये दोबारा यात्रा हो सकती है? बिल्कुल, बेशक साफ कहा गया, कैंसिल पोस्टपोन किया गया तो 9 तारीखों का ऐलान बहुत जल्द हो सकता है। अभी कुछ तो मौसम का तब तक के लिए माना जा रहा है कि जो दौरा है भूटान दौरा, उसे पोस्टपोन कर दिया गया है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद पंकज तमाम सारी जानकारी देने के लिए। और ईडी ने केजरीवाल को समन जारी किया है। इस वक्त की बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। ईडी ने एक बार फिर से केजरीवाल को समन जारी किया है। ईडी ने 9वां समन जारी किया है। सीएम केजरीवाल की आज पेशी हो सकती है। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं कि ईडी ने एक बार फिर से केजरीवाल को समन जारी किया है और ये लगातार 9वां समन है। लगातार 9वीं बार ईडी की तरफ से यह समन अरविंद केजरीवाल को भेजा गया है। तो दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल लगातार कोर्ट का सहारा ले रहे हैं, लेकिन एक बार फिर से ईडी के तरफ से अरविंद केजरीवाल को 9वां समन भेजा गया है और यह भी कहा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल आज ईडी के सामने पेश हो सकते हैं। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को एक बार फिर से ईडी की तरफ से समन भेजा गया है और ये 9वां समन है ईडी की तरफ से और आज पेशी होने की संभावना भी बनी हुई है। और आज दिल्ली आ सकती है कांग्रेस की तीसरी लिस्ट। आपको बता दें कि तमिलनाडु, झारखंड पर पूरा फोकस रहेगा। महाराष्ट्र के 12 उम्मीदवार भी तय हो सकते हैं। तो कांग्रेस अपनी सूची जारी कर सकती है। इस वक्त की बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं कि तमिलनाडु, झारखंड पर कांग्रेस का फोकस रहेगा और महाराष्ट्र के 12 उम्मीदवार भी तय कर सकते हैं। ये सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि कांग्रेस इस बार अपनी तीसरी लिस्ट जारी कर सकती है, जो काफी अहम मानी जा रही है। झारखंड और तमिलनाडु पर कांग्रेस का पूरा फोकस रहेगा और इसके साथ ही महाराष्ट्र के 12 उम्मीदवारों को भी तय किया जा सकता है। जो सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि कांग्रेस आज अपनी तीसरी लिस्ट जारी कर सकती है, जिसमें तमिलनाडु और झारखंड बेहद खास बने हुए हैं। कांग्रेस का तमिलनाडु और झारखंड पर फोकस बताया जा रहा है। और सीएम एकनाथ शिंदे ने अहम बैठक बुलाई है। बैठक में शिवसेना के नेता और सांसद भी शामिल होंगे। वर्ली के NSCI डोम में 11 बजे ये बैठक होगी। तो ये शिवसेना की बैठक काफी अहम मानी जा रही है। शिंदे गुट की ये बैठक है और इसमें तमाम नेता और कार्यकर्ता, सांसद शामिल होंगे। ये बैठक काफी अहम मानी जा रही है। तो आपको बता दें कि बैठक में शिवसेना के नेता और सांसद शामिल होंगे। वर्ली के NSCI डोम में ये 11 बजे बैठक होगी। सीएम एकनाथ शिंदे ने अहम बैठक बुलाई है और इस बैठक में शिंदे गुट के सभी नेता और सांसद शामिल होंगे।
और लोकसभा चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। पहले चरण की 6 सीट के लिए नामांकन शुरू हो गया है। बीजेपी के डॉक्टर राजेश मिश्रा ने नामांकन पत्र जमा कर दिया है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी इस दौरान मौजूद रहे। कांग्रेस के कमलेश्वर पटेल ने भी नामांकन पत्र जमा किया है। 30 मार्च तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। तो इस वक्त भोपाल से बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। लोकसभा चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। पहले चरण की 6 सीटों के लिए नामांकन दाखिल किए गए हैं। बीजेपी के डॉक्टर राजेश मिश्रा ने नामांकन पत्र जमा कर दिया है और इस दौरान सीएम मोहन यादव भी मौजूद रहे। और आपको बता दें कि कांग्रेस के कमलेश्वर पटेल ने भी अपना नामांकन पत्र जमा कर दिया है। लोकसभा चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। पहले चरण की सीटों पर जो 6 सीटें हैं उनके लिए नामांकन किया जा रहा है और बीजेपी के डॉक्टर राजेश मिश्रा ने अपना नामांकन पत्र जमा कर दिया है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे भोपाल से ब्यूरो नीरज श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीरज, जिस हिसाब से पहले चरण के नामांकन हो रहे हैं, लगातार जो प्रत्याशी हैं वो अपने नामांकन दाखिल कर रहे हैं, क्या कुछ जानकारी है नीरज? देखिए, बिल्कुल कल से जो है नामांकन की प्रक्रिया जो है शुरू हो गई थी। पहले चरण में जो 19 तारीख को मतदान होना है उसको लेकर नामांकन की प्रक्रिया जो है शुरू हो चुकी है। और पहले दिन नामांकन प्राप्त हुए, फिर 5 नामांकन प्राप्त हुए हैं। जिसमें की बात की जाए पहले चरण में जो 20 सीटें हैं उनमें जो है उनसे लेकर जो नामांकन दाखिल किए गए हैं। सीधी में जो है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जाकर साथ में जो मंत्री है पंचायत मंत्री प्रहलाद पटेल के साथ राकेश मिश्रा ने जो है नामांकन दाखिल किया है। इसके अलावा कांग्रेस के जो कमलेश्वर पटेल हैं उनके द्वारा भी नामांकन दाखिल किया गया है। साथ ही शहडोल से भाजपा की जो प्रत्याशी माधुरी सिंह उनके द्वारा भी नामांकन दाखिल कर दिया गया है। तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि बीजेपी ने अपने जो प्रत्याशी पूरी तरह से घोषित कर दिए हैं, उनके नामांकन पत्र दाखिल होना शुरू हो गए हैं। और लगभग 5 नामांकन जो है निर्वाचन आयोग को मिले हैं। इनकी 28 तारीख को स्क्रूटनी की जाएगी और 30 तारीख तक जो है नाम वापस लिए जा सकते हैं। फिलहाल जो है नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। लेकिन यदि हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के अभी तक प्रत्याशी जो है घोषित नहीं हुए हैं पूरी तरह से। तो जिस तरह से आज जो बैठक है उसमें माना जा रहा है कि कई सारे प्रत्याशियों पर जो है मोहर लग सकती है। हालांकि नामांकन दाखिल जब से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जो है प्रत्याशी के साथ रहे, राकेश मिश्रा के साथ रहे और उन्होंने स्वयं उनका जो है नामांकन दाखिल करवाया। इसके बाद जनसभा को संबोधित किया और कार्यकर्ताओं से मुलाकात भी की। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि बीजेपी इस समय जो है लोकसभा चुनाव को लेकर काफी तेजी से जो है काम करती हुई नजर आ रही है। चाहे वो बूथ जो अभियान को लेकर जो है बड़े नेताओं का जनता से मिलना हो या फिर कार्यकर्ताओं से मुलाकात करना हो, तो तमाम तैयारियां जो है बीजेपी की काफी तेजी से चल रही है। बिल्कुल नीरज, लेकिन जिस हिसाब से बीजेपी लगातार एक्शन मोड में है, लगातार उनके तरफ से तमाम अभियान, प्रत्याशियों का सपोर्ट, हर चीज की जा रही है, लेकिन कांग्रेस ने अभी कई सीटों पर पत्ते नहीं खोले हैं। तो क्या लगता है कि चुनाव में बहुत कम समय बचा हुआ है, ये मुश्किलें कांग्रेस के लिए और भी बढ़ सकती हैं? नीरज, देखिए, जाहिर सी बात है कांग्रेस के लिए लगातार जो है मुश्किलें बढ़ सकती है, बढ़ती जा रही है। क्योंकि आज भी कई सारे जो कांग्रेस के बड़े दिग्गज नेता हैं, पूरे विधायक हैं, वो भाजपा कार्यालय में 10 बजे भाजपा ज्वाइन करने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं इससे पहले भी जिस तरह से देखा गया, भाजपा के जो कांग्रेस के जो कई शीर्ष नेता थे, पटवारी जैसे नेता, उन्होंने जो है बीजेपी का दामन थाम लिया। तो कांग्रेस के लिए लोकसभा की राह बिल्कुल आसान नहीं होता, क्योंकि अभी तक कहीं ना कहीं जिस तरह से सूत्रों से जो खबर मिल रही है कि लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए कई वरिष्ठ मना कर चुके हैं। युवाओं की सोच खड़ा करने के लिए कांग्रेस ने जो है बीजेपी पटवारी को पीछे की जिम्मेदारी दी गई, लेकिन वो भी कहीं से कहीं तक जो है सफल होते हुए दिखाई फिलहाल नहीं दे रहे हैं। कांग्रेस भी प्रयास कर रही है कि आज शाम तक किसी भी तरह से सीटों का ऐलान कर दिया जाए, जिसमें कांग्रेस ने जो रणनीति बनाई है उसके तहत इंदौर, जबलपुर जैसे शहरों में नए शहरों की जगह कांग्रेस जो है दे सकती है। क्योंकि वरिष्ठ भी कांग्रेस से लगातार किनारा करते हुए नजर आ रहे हैं, युवाओं में जो दिखाई नहीं दे रहा है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए ये लोकसभा चुनाव काफी चुनौतीपूर्ण है। जी
बिल्कुल नीरज, जिस हिसाब से कांग्रेस के कई कद्दावर नेता पार्टी छोड़ रहे हैं, बीजेपी का दामन थाम रहे हैं, और ये भी कहा जा सकता है कि कई उनके प्रत्याशी तो ऐसे जो चुनाव लड़ने से मना कर रहे हैं, तो सवाल यहाँ पर ये खड़ा होता है कि अगर कांग्रेस अपने प्रत्याशियों में, अपने कार्यकर्ताओं में विश्वास नहीं बना पा रही तो जनता में कैसे विश्वास बनाएगी? ये एक बड़ी कठिनाई कांग्रेस के लिए उभरती हुई दिखाई दे रही है। नीरज, देखिए, बिल्कुल ये बात कहने की हम बता चुके हैं कि जिस तरह से बीजेपी के पास जो है बताने के लिए बहुत कुछ है। जब जनता के बीच बीजेपी जाती है तो भारत उत्तर की बात करती है, राम मंदिर की बात करती है, इसके अलावा जिस तरह से जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो बीजेपी ने डेवलप किया है, जो सड़कों का जाल बिछाया है पूरे देश भर में, उसकी बात करती है, जो बिजली कटौती से निजात लेने की मिलती है उसकी बात करती है। यानी कहीं ना कहीं बीजेपी के पास जनता के सामने जाने के लिए तमाम सारी चीजें हैं। लेकिन कांग्रेस जिस तरह से 25 गारंटियों की जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो गारंटियां है उसके मतलब कांग्रेस ने भी जो अपनी 25 गारंटियां, जिसमें युवा भी शामिल है, किसान भी शामिल है, बेरोजगार शामिल है, तमाम जो है वर्गों को गारंटी में शामिल किया गया है। महिलाओं को 1 लाख रुपए साल देने का वादा करती हुई कांग्रेस नजर आ रही है, युवाओं को 10,000 रुपए लगभग जो है वेतन कर देने की बात करती हुई नजर आ रही है सरकार आती है तो तमाम सारी गारंटियां कांग्रेस भी दे रही है। लेकिन उन गारंटियों का जनता पर कितना असर पड़ेगा ये चुनाव परिणाम ही बता पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल नीरज, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम सारी जानकारी देने के लिए। अब वित्तीय वर्ष 2024-25 लेखानुदान को मंजूरी, राज्यपाल मंगूबाई पटेल ने ये मंजूरी दी है। वित्तीय विभाग ने अधिसूचना जारी की है। राज्य सरकार जुलाई में बजट पेश करेगी। 2024-25 के बजट को लेकर राज्य सरकार जुलाई में बजट प्रस्तुत कर सकती है। वित्तीय विभाग ने ये अधिसूचना जारी की है। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। वित्तीय वर्ष की अधिसूचना जारी की गई है और 2024-25 का बजट की अधिसूचना जारी की गई है। तो ये बजट जल्द ही पेश किया जा सकता है। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी दे रहे हैं। आपको बता दें कि बदायूं में डबल मर्डर केस से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। मर्डर के दूसरे आरोपी पर 25,000 का इनाम घोषित किया गया है। फरार आरोपी जावेद पर 25,000 का इनाम घोषित किया गया है। सिविल लाइन की बाबा कॉलोनी में ये मर्डर हुआ था। और अब बदायूं से जुड़ी बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। यहाँ पर दूसरे आरोपी पर इनाम घोषित किया गया है। दूसरे आरोपी पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया है। एक का एनकाउंटर किया गया, लेकिन दूसरा आरोपी अभी भी फरार है, जिसकी तलाश लगातार पुलिस कर रही है। बदायूं में 2 बच्चों का मर्डर किया गया था और उसके बाद एक आरोपी का पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया, तो दूसरा आरोपी मौके से फरार हो गया था, जिसकी तलाश लगातार पुलिस कर रही है। और अब दूसरे आरोपी पर पुलिस ने 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया है। दूसरा आरोपी जावेद पर पुलिस ने 25,000 का इनाम घोषित किया है और लगातार जावेद की तलाश पुलिस कर रही है। मर्डर के दूसरे आरोपी पर पुलिस ने 25,000 का इनाम घोषित किया है और लगातार उसकी तलाश की जा रही है। और इलेक्टोरल बॉन्ड मामले से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। एसबीआई को आज शेयर करनी होगी यूनिक आईडी। इलेक्टोरल बॉन्ड की यूनिक आईडी आज शेयर करनी होगी। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार एसबीआई को आज यूनिक आईडी शेयर करनी होगी। इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर लगातार सुनवाई चल रही है और अब इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है एसबीआई को कि वो इलेक्टोरल बॉन्ड की जो यूनिक आईडी है उसको शेयर करें। और अब आज इलेक्टोरल बॉन्ड मामले से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। एसबीआई को आज अपनी यूनिक आईडी शेयर करनी होगी। इलेक्टोरल बॉन्ड की जो यूनिक आईडी है उसको एसबीआई आज शेयर कर सकती है। तो ये आदेश सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिया गया है। और इस वक्त की महाराष्ट्र से बड़ी खबर सामने आ रही है। महाराष्ट्र में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। लगातार भूकंप के झटके महसूस किए गए। एक साथ 2 बार भूकंप के झटके आए हैं। महाराष्ट्र के हिंगोली में भूकंप के झटके महसूस किए गए। तीव्रता रिक्टर स्केल पर 3.6 मापी गई है। तो महाराष्ट्र में भूकंप के झटके महसूस किए गए। इस वक्त की बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। महाराष्ट्र में एक के बाद एक 2 भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। महाराष्ट्र के हिंगोली में ये भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं और
तीव्रता रिक्टर स्केल पर इसकी 3.6 मापी गई है। और अरुणाचल प्रदेश से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। अरुणाचल प्रदेश में भूकंप के झटके महसूस किए गए। कामेंग में ये झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर 3.6 तीव्रता मापी गई है। तो अरुणाचल प्रदेश इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। अरुणाचल प्रदेश के कामेंग में ये झटके महसूस किए गए हैं। रिक्टर स्केल पर इसकी 3.6 तीव्रता मापी गई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको अरुणाचल प्रदेश से बता रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। और जन अधिकार पार्टी के प्रमुख पप्पू यादव ने दिल्ली में कांग्रेस पार्टी का दामन थाम लिया है। इस मौके पर पप्पू यादव ने कहा कि मैंने बचपन से ही मोहन प्रकाश जी को संघर्ष करते देखा है और मुझे जीवन भर उनका आशीर्वाद मिला। वो तब एक मजबूत आवाज हुआ करते थे और अब वो मेरे लिए विचारधारा है। राहुल गांधी ने भारत के 130 करोड़ लोगों की चेतना को जगाया है। नीतियों से और नेतृत्व से और दिशा से प्रभावित होकर उन्होंने ये निर्णय लिया है कि वो अपनी पार्टी का मर्जर विलय कांग्रेस में करेंगे। ये एक ऐतिहासिक विलय है। इसमें हमारे देश की और उस प्रदेश की राजनीति को बदलने का मादा है। ये प्रेस वार्ता और ये विलय कोई साधारण विलय नहीं है। सम्मान, ये रहा है मेरा लगातार इतिहास। हम पूरी पार्टी अपने प्रभारी मोहन प्रकाश जी को पूरी लिस्ट, पूरी नेतृत्व, चूंकि हमारा उस दो व्यक्ति के प्रति और एक ऐसे व्यक्ति जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, आदरणीय, इस उम्र में भी सबसे ज्यादा संघर्षशील और एक तानाशाह के खिलाफ सशक्त आवाज खड़गे साहब। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द होंगे हाजिर। देखते रहिए TV 27 न्यूज।